हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री पार्टीशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। मीनिंग पार्टीशन से पहले 1857 से लेकर 1947 तक के जो तमाम इवेंट्स गुजरे हैं, जो मेन इवेंट्स थे, तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह पार्टीशन हुई। ठीक है, पार्टीशन से पहले पहले जो इवेंट्स हुई हैं प्री पार्टीशन, तो ये हम इसको कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो उसमें जो मेन इवेंट्स उसको हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या थे और किस तरह उसके बाद पार्टीशन हुई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले ये आता है कि 1857। फ्रेंड्स, 1857 क्या होता है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, जिसे जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिश हैं, वो कहते हैं म्यूटिनी या रिवॉल्ट, बगावत कहते हैं। तो हुआ क्या था, इसमें हिंदू और मुस्लिम जो थे वो मिल के उन्होंने जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के दरमियान। तो उसमें वो हार गए थे, तो इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें वो अब हार गए थे। तो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो आखिरी बादशाह थे, किंग थे मुग़ल डायनेस्टी के। तो उसके बाद जो सॉवरेनिटी थी, जो सारी पावर थी, वो ब्रिटिश के पास चली गई थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू उनके पास सारी वो आ गई थी, बट अब ऑफिशियली तौर पे जो थी ना, वो ख़त्म हो गई थी किंगशिप वगैरह, और यहाँ से फिर जो है ना ब्रिटिश रूल वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, 1857 के बाद फिर ये होता है कि 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैयद अहमद खान आते हैं, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं और जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, वो वेस्टर्न एजुकेशन को सीख करें और वो उसको समझें, अंडरस्टैंड करें, और जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको जो है ना वो हासिल करें। तो इनका ये जो था ना वो स्कूल ऑफ थॉट था। इसके बाद हमारे पास आता है दारुल उलूम देवबंद, जो कि 1866 में इस्टेब्लिश होता है। और ये स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन को सीखना चाहिए। इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर इनका कंसर्न था, और ये कहते थे कि हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, लाइक वो उनकी इस्लामिक वैल्यूज़ वो अपनी खो बैठे हैं, इस वजह से ये जंग हार गए हैं। तो अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं, खिलाफत को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको इस्लामिक एजुकेशन देनी चाहिए, उनको इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए, तो वो उसके बाद फिर दोबारा से रिवाइव कर पाएंगे। तो ये था दारुल उलूम देवबंद, जो कि 1866 में इस्टेब्लिश होता है, जो कि इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। थर्ड पे जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है हमारे पास नदरतुल उलमा। तो इसमें ये था कि ये दोनों था, ये वेस्टर्न एजुकेशन भी थी इसमें और इस्लामिक एजुकेशन भी थी। मीन्स ये तो वो वेस्टर्न एजुकेशन को कहते थे और वो देवबंद इस्लामिक। बट ये जो नदरतुल उलूम था, उलमा था, तो ये इस नदरतुल उलूम में दोनों जो एजुकेशन है, लाइक वेस्टर्न और इस्लामिक, दोनों को कहते हैं कि इनको मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट के लोगों को समझनी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उसको हासिल करना चाहिए। तो ये उसके बारे में था। तो ये था हमारे पास 1857 के बाद 1866 तक। 1866 के बाद भी जो 3 स्कूल ऑफ थॉट थे। इसके बाद फिर क्या होता है, 1885 में जो है कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस लीग, वो इस्टेब्लिश होती है, जो कि A.O. हयूम इसके जो होते हैं फाउंडर होते हैं, जो कि इसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें ये जो जमात होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसमें ये होता है कि तमाम जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें तमाम जो रिलीजन्स हैं, सिख हो गया, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो तमाम रिलीजन्स हैं, उनकी ये रिप्रेजेंटेशन करेगा। इसलिए इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये इस्टेब्लिश हुई 1885 में। और इसमें ये कहा जाता है कि इसमें ये इसलिए इस्टेब्लिश हुई ताकि फर्दर जो रिवॉल्ट है, जो बगावत है, जो कि वो कहते हैं म्यूटिनी हुई थी अंग्रेज़, तो वो जो लड़ाई हुई थी, क्योंकि अगरचे वो जीत गए थे उस लड़ाई में, लेकिन उनको भी लॉस हुआ था, वो भी जिनका जो जितना नुकसान हुआ था। तो उस डैमेज से अवॉइड करने के लिए वो कहते थे कि हमें ये जो है इस्टेब्लिश कर देंगे ये पार्टी, और ये उनके जो होंगे डिमांड्स होंगी उनको समझेंगे और उनको पीसफुल वे में रिजॉल्व किया जाएगा, ना कि डेडलॉक क्रिएट हो जाए और दोबारा से जो है ना वो लड़ाई हो जाए। तो उसके लिए ये जो है 1885 में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, 1885 के बाद 1893 इसमें ड्यूरेंट लाइन जो थी वो बनी जाती है। ड्यूरेंट लाइन ये थी कि अफ़गानिस्तान और सब कॉन्टिनेंट पर सगीर के दरमियान एक लाइन थी, जिसमें मर्टिमन ड्यूरेंट और जो थे वो अफ़गानिस्तान के रूलर थे अब्दुल रहमान खान, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था और उसमें वो लाइन खींची थी, जो कि एक सरहद बाउंड्री बनी थी इंटरनेशनल, तो उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। जो थे ये सर अहमद खान, ये थे उसके ब्रिटिश अफ़गानिस्तान के रूलर थे, और ये जो थे हमारे पास मर्टिमर ड्यूरेंट, ये थे ब्रिटिश के सेक्रेटरी। तो इन्हों के दरमियान ये जो था एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी। ड्यूरेंट और उसी ब्रिटिश जो था सेक्रेटरी इंडियन गवर्नमेंट का, उसी के नाम पर ये ड्यूरेंट लाइन नाम जो है लिख रखा गया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद फिर 1905 में बंगाल की पार्टीशन होती है। बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था, सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा, और उसमें ओवरऑल जो मेजोरिटी थी वो हिंदुओं की थी। तो बट कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे, ब्रिटिश को जो फेस करने पड़ रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने बंगाल को
बंगाल के पार्टीशन कर दिए, बंगाल को डिवाइड कर दिया ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो ईस्ट बंगाल था उसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी और वेस्ट बंगाल में आप क्या कह सकते हैं कि हिंदू की मेजोरिटी थी। तो जब ये हुआ डिवाइड, तो जो कांग्रेस थी, ऑल इंडिया कांग्रेस लीग, तो उसने इसकी काफ़ी मुखालफत की, इसको क्रिटिसाइज़ किया कि आपने इसको डिवाइड नहीं करना था। तो उससे ये साबित हुआ कि जो कांग्रेस थी वो सिर्फ हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन जमात थी, वो मुस्लिम की उनके कोई कंसर्न नहीं था। हालांकि नाम तो ये था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया कांग्रेस लीग, सॉरी। तो वो पूरी ऑल इंडिया, पूरे इंडिया को सबको इंडिया भी कहते थे ना, क्योंकि इंडिया हिंदू की मेजोरिटी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे दोस्तों उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी थी, लेकिन वो उस वक्त अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो ईस्ट बंगाल था उसमें तो मुस्लिम्स थे, तो उन्होंने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, तो ये 1905 में बंगाल की पार्टीशन होती है। उसके बाद 1905 में ही मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश की जाती है, इसी रीज़न से कि एक मुसलमानों की अलग सी जमात हो जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे, उसी की ही नुमाइंदगी करे। तो उसके लिए मुस्लिम लीग जो थी वो वजूद में आती है। और उसके मुस्लिम लीग के बाद फिर ये होता है शिमला डेपुटेशन होता है, जो कि 1906 में होता है। उसमें ये होता है कि 35 लोगों का जो होता है डेपुटेशन, एक वफ्द होता है जो कि उसके पास जाता है ब्रिटिश वाइसरॉय के पास। आपको यही बता दूं कि जो 1905 में जो ये पार्टीशन हुई है उसको भी वाइसरॉय जो थे इंडिया के लॉर्ड कर्सन, उन्होंने की थी। तो ये भी आपको माइंड में होना चाहिए। तो अब 1906 में शिमला डेपुटेशन होता है और इसमें आपका जो नाम है वो है लॉर्ड मिंटो का। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, अब वो है। तो वो उनके पास जाते हैं और उनमें प्योर जो डिमांड्स होती हैं मुस्लिम्स की वो लेके जाते हैं कि ये मुस्लिम्स की डिमांड्स, मुस्लिम के राइट्स हैं, ये मतलब मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन करती थी ना मुस्लिम लीग, तो वो लेके जाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए वो सेपरेट थी। तो ये आपका होता है शिमला डेपुटेशन। फ्रेंड्स, इसलिए हम सिर्फ मेन डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे हमने, क्योंकि सारी हिस्ट्री कवर करनी है। तो मेन जो कब हुआ इवेंट और कौन सा हुआ हम उसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें ये होता है फिर 1906 के बाद 1911 में बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी वो कैंसिलेशन हो जाती है, वो दोबारा से रीयूनियन हो जाता है, उसकी जो पार्टीशन थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी जो थी गांधी हो गया, वो कांग्रेस थी, उन्होंने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया था और प्रोटेस्ट किए थे। इसके बाद 1913 में जो कायद अज़म होते हैं वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह उनको टाइटल दे दिया जाता है कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एम्बेसडर है। तो ये इवेंट होता है 1913 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब वो कायद अज़म ज्वाइन कर लेते हैं तो हमने बताया कि वो एम्बेसडर थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था उनको। तो उसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की कि मुस्लिम और जो हिंदू हैं वो मिलकर जो है ना ब्रिटिश के अगेंस्ट अपनी डिमांड्स रखें और इंडिपेंडेंस गेन करें। तो वो अब उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। तो उसके बाद क्या हुआ, 1916 में 1916 में लखनऊ में एक पैक्ट हुआ, लखनऊ में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको लखनऊ पैक्ट किया जाता है, उसमें लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो उसमें जो है मुस्लिम्स की जो है वो डिमांड रखी गई और हिंदुओं ने आपस में रिकॉन्सिलेशन की, आपस में जो है ना समझ लें एक तरह का मुआहदा किया, जॉइंट सेशन हुआ। तो उसमें ये बातें हुई कि मुस्लिम जो थे वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन्होंने कहा, इसमें जो बातें हुई, जो पॉइंट्स हुए, डिस्कस हुए, या जो इस नतीजे पे पहुंचे, वो ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम्स का, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया, सेल्फ रूल होगा इंडिया के अंदर, जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उसमें जो इलेक्टेड सीट्स है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, जो बाकी सारे प्रोविंसेस में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और तमाम जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, उनको ऑटोनॉमी ग्रांट की जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि उस जो पैक्ट हुआ, जो लखनऊ में हुआ, जो डिस्कशन हुई दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के दरमियान, तो ये बातें उसमें डिस्कस हुई। उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वार 1 होती है। तो वो वर्ल्ड वार 1 हुई और उसमें 1919 में ये हुआ कि रोवेल्ट एक्ट आया। 1919 में रोवेल्ट एक्ट ये था कि जो ब्रिटिश थे वो फोर फादर थे लॉज के, वो कानून बनाते थे। तो इसमें अब ये कहा गया कि कोई भी अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट नज़र आया, किसी को डाउट हुआ कि ये पर्सन जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट है, सस्पिशियस हुआ, कोई शक हुआ, या कोई वो एक्टिविटी में मेल एक्टिविटी में प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हुआ, तो उसको उसी वक्त ही सज़ा दे दी जाएगी, पनिशमेंट उसकी होगी। उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा, फॉलो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ही सब कुछ थे। तो ये पॉलिसी थी रोवेल्ट एक्ट जिससे कहा जाता है, तो ये लाए गए। और उसमें फिर जलावाला बाग का एक इंसिडेंट होता है, जिसमें आपको पता है जलावाला एक जगह का नाम है सब कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ सिक्स जो थे अपने रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। तो उसमें जो ब्रिटिश जो जनरल थे उन्होंने फायर ओपन कर दी, उन्होंने कहा कि इनको मतलब फायर किया जाए। तो उसमें जो लड़ाई हुई, इंतशार हुआ, उसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा जो थे, मोर देन 406 वर किल्ड इन दैट इवेंट। तो ये वहाँ पे जलावाला बाग का इशू होता है, जो कि जनरल ऑफ ब्रिटिश ने कहा था। इसके बाद फ्रेंड्स 1990 में रोवेल्ट एक्ट भी हुआ। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। आपको पता है कि जो
वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसमें मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस लीग थी उन्होंने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, सोल्जर्स हमारे होंगे, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर आप वो वॉर जीतते हैं तो आप ऑटोमन अम्पायर सल्तनत उस्मानिया के को टुकड़े नहीं करेंगे, उसको सेपरेट नहीं करेंगे, उसकी डिवीजन नहीं होगी, उसको डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। बट उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो उसको फिर उसके अगेंस्ट क्या हुआ, फिर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने तहरीक खिलाफत स्टार्ट कर दी, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई 1919 में। तो ये सारा स्टार्ट हुआ, लेकिन और फिर जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इसको कम करने की काफ़ी कोशिश की। उसके बाद ये होता है खिलाफत मूवमेंट के बाद आपके पास आता है 1919 में एक्ट आता है 1919 का एक्ट, जिसमें डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि डायरकी सिस्टम में डबल गवर्नमेंट होगी, हाफ गवर्नमेंट इलेक्टेड मेंबर्स और हाफ मेंबर सेलेक्टेड। मतलब आधे जो लोग होंगे उस गवर्नमेंट में वो ब्रिटिश के लोग होंगे और आधे जो लोग होंगे वो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग होंगे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर लाया गया। बट इसमें एक्चुअली में सारा का सारा पावर ब्रिटिश के पास ही थी, ये बस एक तरह की फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो जस्ट प्रपोजल दे सकते थे, वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते थे। डिसीजन मेकिंग की जो पावर थी, जो डिसीजन लेना था, जो रूल करना था, वो सारी की सारी ब्रिटिश की जो पर्सन थे, ऑफिसर्स थे, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश के, तो उन्हीं के पास थी। तो ये एक तरह का सिस्टम था जो रिजेक्ट किया गया काफ़ी, इंडिया कांग्रेस लीग ने भी और जो कांग्रेस लीग ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी किया। ठीक है, और इसमें ये था कि बाईकैमल लेजिस्लेशन होगा और जो एग्जेक्टिव काउंसिल होगी उसको इनलार्ज किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। तो ये इसके अंदर सारा हमारे पास ये चीज़ें 1919 में हुई। तो उसके बाद फ्रेंड्स 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। पहले साइमन कमीशन आता है 1927 में, उसके जवाब में नेहरू रिपोर्ट आती है। तो नेहरू रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जो बातें की गई, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने सिर्फ हिंदूज़ की बात की, मुस्लिम्स की उसमें कोई राइट्स के बारे में बात नहीं की गई, उसको काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट था जिसमें मुसलमानों को फील हुआ कि हमारी जो जमात है वो मुस्लिम लीग ही है, तो ये उसको फील कराया गया। तो जब नेहरू रिपोर्ट आई इसमें बताया गया कि वो जो सारे थे इंडिया के जो लोग थे या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे हिंदू, तो उनके अपने सारे उन्होंने डिमांड्स रखी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश से, और उसके बाद डोमिनियन का स्टेटस की बात की गई ना। अच्छा, उसके बाद 1929 की बात आती है। 1929 में फिर कायद आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए, 14 नुकात दिए इन द रिएक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बात मनवानी है, जो आपके राइट्स हैं, तो इसमें आपको ये 14 पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। जब तक ये 14 पॉइंट्स आप हमारे नहीं मानेंगे, मुस्लिम्स की जो है राइट्स को नहीं इंक्लूड करेंगे, तो तब तक हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसमें कंसेंट नहीं देंगे। तो इस तरह करके दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी, मतलब उसको ये फील हुआ कि मुस्लिम्स की जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और फिर कायद आज़म ने काफ़ी इसको जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। तो ये फिर मुस्लिम जो थे ये 14 पॉइंट्स पेश किए। ये 14 पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, नाम और वो जो कब हुआ और कौन सा पॉइंट था। ठीक है तो ये 1929 में हो गई, जिसमें तकरीबन टू नेशन थ्योरी की बात की गई, वो रिवाइव हुआ। तो एक तरह की मतलब ये चीज़ यहाँ से टू नेशन थ्योरी स्टार्ट हो रही है, देख लें आप यहाँ से कि किस तरह। अब उसके बाद 1930 में इल्लामा इकबाल एड्रेस करते हैं इलाहाबाद में, जिसको खुतबा इलाहाबाद कहते हैं। उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की कि मुसलमानों की एक सेपरेट स्टेट हो और इंडिया की एक सेपरेट स्टेट हो हिंदुओं की, तो वो उसमें बात करते हैं। ठीक है, वो खुतबा इलाहाबाद होता है। उसके बाद 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होती हैं, ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के दरमियान रिकॉन्सिलेशन हो और वो किसी एक पॉइंट पे पहुंचे। बट कोई भी जो थी ना सक्सेसफुल नहीं रहती, और एक जो थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें कायद आज़म ज्वाइन भी नहीं करते। तो इस तरह के 3 जो है 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 1935 में 1935 में इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसमें जो है वो ब्रिटिश लोग अपना एक्ट प्रेजेंट करते हैं, और उसमें ये होता है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंडिया जो कांग्रेस लीग और मुस्लिम दोनों इसको रिजेक्ट कर देते हैं। बट इसमें ये होता है कि वो जो उसका प्रोविंशियल पार्ट है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रल पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहा जाता है कि सेंट्रल पार्ट में भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी क्या होगा, DRK सिस्टम होगा। सॉरी, प्रोविंशियल लेवल पे DRK सिस्टम नहीं होगा, सेंट्रल लेवल पे होगा। तो प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी होगी प्रोविंसेस को, तो वो इस पार्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद 1936 और 1937 में इलेक्शंस होते हैं, जिसमें कांग्रेस जो होती है लीग वो जीत जाती है और वो उसको गवर्नमेंट दे दी जाती है, तो कांग्रेस लीग उसमें जीत जाती है। फिर 1939 में जो होती है कांग्रेस वो रिज़ाइन कर देती है, और उसके बाद जो होते हैं मुस्लिम जो लोग होते हैं वो जो हमें निजात पाते हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि मुस्लिम्स को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन शो किया जाता है और उनके राइट्स को काफ़ी दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, और वो फ्रीडम नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये 1939 में ये होता है।
1940 में क्या होती है, लाहौर रेजोल्यूशन होती है, आपको पता है। लाहौर में जो है वो एक करारदाद जो थी वो पास होती है, जिसमें प्रॉपर डिमांड की जाती है सेपरेट होमलैंड की, कि हमें एक अलग से वतन दिया जाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट 1942 में क्विट इंडिया जो है, जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है। गांधी उसको स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट के इंडिया को क्विट कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। और उसी वक्त जो मुस्लिम्स होते हैं वो भी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं डिवाइड एंड क्विट इंडिया, कि आप इंडिया को डिवाइड करें मुस्लिम्स के लिए, उनके सेपरेट जो है स्टेट बनाए और इंडिया को क्विट कर दें। मतलब इंडिपेंडेंस की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। 1945 में 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद 1945 से 1946 के दरमियान इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोविंस जो है वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं और कौन कौन से प्रोविंस पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं। तो वो इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, कि उनको बताया जाता है कौन सा अपने प्रोविंस में जाने आप जा सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि 30 सीटें होती हैं जो कि मुस्लिम लीग की होती हैं, मतलब मुसलमानों की होती हैं, और 30 सीट्स जो होती हैं वो जो मुस्लिम लीग होती है वो जीत जाती है, जिससे ये साबित होता है कि मुस्लिम लीग को तमाम मुसलमानों की सपोर्ट हासिल है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद 3 जून 1947 में जो होता है प्लान आता है, 3 जून प्लान, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन उसको पेश करते हैं कि इस तरह सेपरेशन होगी, पार्टीशन होगी इंडिया और मुस्लिम्स की। तो वो उस तरह डिवीजन हो जाती है, और जिसको फिर बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है, कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है और फिर डिवीजन होती है। तो इस तरह 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है, और 15 अगस्त को इंडिया जो है, भारत जो है वो सेपरेट हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होते हैं वो कायद आज़म बनते हैं, और जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, जो कि लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ये हमारी हिस्ट्री थी 1857 से 1947 तक। हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, कौन सा पॉइंट हुआ और कब हुआ, कौन सा इवेंट हुआ। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, और आपका जो कमेंट है उसमें हमें बताएं क्या आपकी फीडबैक है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द सब्सक्राइब बटन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड गुड बाय।